तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनना। अभी हाल ही में पहली महिला प्रीमियर लीग चैंपियनशिप को किसने जीत लिया है या कौन सी टीम चैंपियन बन गई है? तो आंसर होगा मुंबई इंडियंस। तो वुमेन्स प्रीमियर लीग ये इसका पहला संस्करण हुआ अभी मार्च 2023 में, जिसे जीत लिया है मुंबई इंडियंस ने। बात आएगी किसे हराया या उप विजेता कौन रहा? दिल्ली कैपिटल्स। फाइनल इसके नवी मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों के नाम, जैसे कि पर्पल कैप किसे मिला या ऑरेंज कैप किसे मिला। पहले तो ये ध्यान रखो, पर्पल कैप किसको मिलता है? जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं। तो ये मिला है हेले मैथ्यूज को, ये मुंबई इंडियंस की है। ऑरेंज कैप मिलती है जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, ये मिली है मैग लेनिंग को, ये दिल्ली कैपिटल्स की है। जबकि प्लेयर ऑफ द मैच रही है नेट साइवर, ये मुंबई इंडियंस की है। कैच ऑफ द सीजन रही हरमनप्रीत कौर, ये कप्तान है मुंबई इंडियंस की। और ये जो हेले मैथ्यूज है ना मुंबई इंडियंस की, ये सबसे मूल्यवान खिलाड़ी रही। जबकि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया यास्तिकी भाटिया को, ये मुंबई इंडियंस की है। ये इसका पहला संस्करण था, तो ये प्रश्न डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। और अगर यहीं से अगर कुछ करंट अफेयर से और पॉइंट्स में आपको रिवाइज कराऊं, तो एक प्रश्न ये बन जाएगा कि अभी किस गेंदबाज ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 की पहली हैट्रिक ली थी? तो ईजी वोंग ने, ये मुंबई इंडियंस की है। टोटल कितनी टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? 5 टीमें हैं। मुंबई इंडियंस जिसके कप्तान हमने कहा हरमनप्रीत कौर है। दिल्ली कैपिटल्स की है मैग लेनिंग, ये ऑस्ट्रेलिया से है वैसे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तान रही स्मृति मंदाना, और सबसे महंगी खिलाड़ी भी यही थी, 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा था। उसके बाद यूपी वॉरियर्स टीम थी उसकी, और यूपी वॉरियर्स की कप्तान थी एलिसा हेली, ये ऑस्ट्रेलिया की है। और गुजरात जायंट्स की कप्तान थी बेथ मुनी। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखना, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए। अभी हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया? तो आंसर होगा भारत। तो अभी हॉकी इंडिया को पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की सफल मेजबानी के लिए एशियाई हॉकी महासंघ ने सर्वश्रेष्ठ आयोजक पुरस्कार यानी कि बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया। आपको तो याद ही होगा, अभी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हुआ था, भारत में हुआ था। भारत में भी कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में, जो कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। तो हमने उसका सफलतापूर्वक आयोजन किया और उसी के लिए हॉकी इंडिया को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड मिला है। किसने दिया? एशियाई हॉकी महासंघ ने, जिसकी स्थापना होती 1958 में। हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है और इसके अध्यक्ष हैं फूमियो ओगुरा। अच्छा, ये जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, यहां से भी 2 प्रश्न बनेंगे। पहला सीधा प्रश्न बन जाएगा किसने जीता? जर्मनी ने। और उप विजेता कौन रहा? बेल्जियम रहा। कौन सा संस्करण था? ये दूसरा प्रश्न है। तो आंसर होगा 15वां संस्करण था। अच्छा, 2-3 इंपॉर्टेंट प्रश्न और बताऊंगा, ध्यान से सुनना। एक तो अभी नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुआ था लेह लद्दाख में, उसको जीता था आईटीबीपी ने लद्दाख स्काउट्स को हरा करके। दूसरा प्रश्न बनेगा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन बने? तो आंसर होगा क्रेग फुलटन बने, ये साउथ अफ्रीका से हैं। एक प्रश्न ये बनेगा, अभी सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप हुई थी आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में, उसको जीता किसने? मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हरा करके। एक आपसे पूछा जाएगा, अभी रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम किन के नाम पे रखा गया? रानी रामपाल के नाम पे। और एक प्रश्न ये बन जाएगा कि अभी हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो आंसर होगा हार्दिक सिंह को, और महिलाओं में सविता पूनिया को। अब हॉकी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज एंड कप्स हैं, वो ध्यान रखना, जैसे कि अजलान शाह कप हो गया, आगा खां कप हो गया, नेहरू कप हो गया, ध्यानचंद कप हो गया, रंगास्वामी कप हो गया, सिंधिया कप हो गया और रणजीत सिंह कप हो गया। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए। अभी हाल ही में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोर्गोहेन ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा स्वर्ण पदक। आपको ये तो पता ही है, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। भारत में हुआ और भारत में भी नई दिल्ली में हुआ। और अभी लवलीना बोर्गोहेन ने 75 किलोग्राम कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन को हरा करके गोल्ड जीत लिया है। लवलीना ने पहली बार विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है, इसलिए इनका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इससे पहले 2018 और 2019 में उन्होंने ब्रोंज जीता था। और इनके अलावा बात करें तो निखत जरीन ने 50 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीता है। और आपको बता दूं, वैसे आप जानते ही हो, एमसी मैरी कॉम ये 6 बार विश्व चैंपियन रह चुकी हैं। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि एमसी मैरी कॉम के बाद एक से ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाली ये दूसरी खिलाड़ी है निखत जरीन। तो ये निखत जरीन का इस चैंपियनशिप में दूसरा गोल्ड है। एमसी मैरी कॉम के 6 हैं। और अभी हमने पढ़ा था नीतू घनघस ने 48 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता था और स्वीटी बुरा ने 81 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता था। तो ये 4 गोल्ड विनर्स के नाम मैंने आपको बताए, इनके नाम ध्यान रखना। कैटेगरी भी मैंने आपको बता दी है। और 2 पॉइंट मैंने आपको और बताए। ये जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? एक तो एमसी मैरी कॉम को और फरहान अख्तर को। और अगर पूछे कि अभी बीबीसी इमर्जिंग इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया, तो आंसर होगा नीतू घनघस को। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा दूसरे स्थान पे। और ये ISSF विश्व कप 2023 ये अभी 21 से लेकर 27 मार्च तक हुआ। कहाँ पे हुआ? भोपाल, मध्य प्रदेश में। इसमें 33 देशों के 325 निशानेबाजों ने हिस्सा लिया और इसमें टॉप पे रहा चाइना। 12 मेडल जीते, 8 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर और 2 ब्रोंज है। भारत 7 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर है, जिसमें 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 5 ब्रोंज है। और ये 1 गोल्ड किसने जीता पूछेंगे तो सरबजोत सिंह ने जीता है। पढ़ा था हमने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। तीसरे स्थान पे जर्मनी है। और ये जो 1 सिल्वर है ये कौन लेकर के आया? तो ये मिक्स्ड इवेंट में आया है हमारे पास वरुण तोमर और रिदम सांगवान 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर लेकर के आए हैं। और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा म्यूनिक, जर्मनी में। इसी तरह तो अगला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में वॉर एंड वुमेन नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा डॉक्टर M.A. हसन ने। तो डॉक्टर M.A. हसन, इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है वॉर एंड वुमेन। इसमें 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना के द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न, यातना और हत्याओं के बारे में बताया गया है। इस बुक में वॉर एंड वुमेन इसका नाम है। डॉक्टर M.A. हसन ने इसको लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर बताइए, गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा का नाम क्या है जिसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा आज़ाद। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और केंद्रीय मंत्री रहे गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी आत्मकथा लिखी है और उसी का नाम दिया है आज़ाद। इस बुक में उनके राजनीतिक सफर की चर्चा की गई है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है ना M.K. स्टालिन, उनकी आत्मकथा आई थी, उसका नाम क्या है? उंग लिल ओरुवन। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे हमारे N.K. सिंह, पूरा नाम था नंद किशोर सिंह, उनकी आत्मकथा आई थी, उसका नाम क्या है? पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। और सुरेश रैना की आत्मकथा आप जानते ही हो, बिलीव। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स भी। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने। और ये जो बुक है ये भारतीय फिल्म निर्देशक बासु चटर्जी के जीवन पर है। इसे लिखा है अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने। बाकी संजीव सान्याल, इन्होंने इसी साल एक बुक लिखी है रिवोल्यूशनरीज नाम की। अरविंद मंडलोई, जावेद अख्तर के ऊपर बुक लिखी है इन्होंने, जादूनामा। और शर्मान रुश्ती, विक्ट्री सिटी नाम से बुक लिखी इन्होंने। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में फुलांगे नाम की बुक को किसने लिखा? लेखनाथ छेत्री ने। तो दार्जिलिंग के एक लेखक है लेखनाथ छेत्री, जिन्होंने ये बुक लिखी है फुलांगे नाम से। और अभी इसका अंग्रेजी में अनुवाद रिलीज किया गया है। इसका मतलब मूल जो संस्करण है वो नेपाली भाषा में है, जो आया था 2021 में, जिसे नेपाल के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार मदन पुरस्कार के लिए भी चुना गया था। ये उपन्यास दार्जिलिंग पहाड़ियों में नेपाली भाषा समुदाय के संघर्षों को उजागर करता है और उनकी गोरखालैंड नामक अलग राज्य की मांग के बारे में इसमें बताया गया है। फुलांगे नाम की बुक है, लेखनाथ छेत्री ने लिखा।
बाकी डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन नाम की बुक लिखी। अनुराग बेहर अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नाम से बुक लिखी। और के एम चंद्रशेखर एज गुड एज माई वर्ल्ड नाम से बुक लिखी इन्होंने। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है विश्व रंगमंच दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 मार्च को। तो हर साल 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अर्थ आर्ट डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 मार्च को। तो दुनिया भर में हर साल अर्थ आर्ट डे के रूप में मनाया जाता है। कब? मार्च महीने के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। कौन मनाता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो इस बार हमने इसे 25 मार्च को मनाया। तो इस दिन क्या होता है? रात 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक दुनिया भर के करोड़ों लोग अपनी स्वेच्छा से 1 घंटे के लिए लाइट बंद कर देते हैं। ऐसा करने का मकसद क्या है? धरती को बेहतर बनाने के लिए एकजुटता का संदेश देना। आपको बता दूं, पहली बार इसे 31 मार्च 2007 में मनाया गया था। कहाँ पे? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। और अब तो पूरे विश्व में मनाया जाता है इसे। कब? मार्च के आखिरी शनिवार को। थीम की बात करोगे तो ज्वाइन द बिगेस्ट आवर ऑफ अर्थ इसकी थीम रही। हमने कहा कौन मनाता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसकी स्थापना होती है 1961 में। हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और इसका लोगो एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लोगो है इसका पांडा। अच्छा, अर्थ से याद आएगा, एक वर्ल्ड अर्थ डे होता है जो हम 22 अप्रैल को मनाते हैं। और 22 से 3 तिकड़ी मैंने आपको याद कराई है। एक तो 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे और 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे यानी कि जैव विविधता दिवस है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 मार्च को। तो 2023 में पहली बार ये दिन मनाया जा रहा है। 30 मार्च को मना रहे हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मनाने का उद्देश्य अपशिष्ट मुक्त शहर बनाना, साथ ही जैव विविधता का संरक्षण, खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य में सुधार करना। थीम बोलोगे तो थीम है अचीविंग सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली साउंड प्रैक्टिस ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट। आपको बता दो, इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव तुर्की ने दिया था। वैसे 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाते हैं। 2023 में हम 74वां राजस्थान दिवस के रूप में मना रहे हैं। वैसे भी राजस्थान में टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 50 हो गई है। इसमें आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में एशियाई हॉकी फेडरेशन के एथलीट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सलीमा टेटे को। तो राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की प्लेयर हैं सलीमा टेटे। इनको अभी 2 सालों के लिए भारत से एशियाई हॉकी फेडरेशन एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। वैसे तो एशिया से 4 खिलाड़ियों को नियुक्त किया गया है, जिसमें से ये एक भारतीय हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इन्वेस्ट इंडिया का नया एमडी सीईओ किसे बनाया गया? मनमीत के नंदा को। तो अभी मनमीत के नंदा को इन्वेस्ट इंडिया के नए एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया की बात करें तो ये केंद्र सरकार ने 2009 में वित्त मंत्रालय और व्यापार और उद्योग विभाग के अधीन इसे बनाया था। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका उद्देश्य क्या है? निवेशकों को व्यापार में भारत में प्रोत्साहित करना और उनकी सहायता करना। वैसे हमारे वाणिज्य व उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। और वित्त मंत्री आप जानते ही हो, निर्मला सीतारमण है। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रमुख कौन बने? तो आंसर होगा डिल्मा रूसेफ। डिल्मा रूसेफ ये ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं और ये अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई हेड चुनी गई हैं। अच्छा, इन्होंने किनका स्थान लिया? मार्कोस ट्रायोजो का स्थान लिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक ये ब्रिक्स देशों का बैंक है, इसलिए इसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। इसकी स्थापना 2014 में फोर्टलेजा ब्राजील में हुई थी। और इसके पहले हेड कौन थे? केवी कामत। और अब होंगी कौन? दिल्मा रूसेफ। अच्छा, इनका नाम आप कैसे याद रख सकते हो? देखो, नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो आप इसको ऐसे समझो कि हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है उस डेवलपमेंट में हमारी किसने मदद की है? ना अमेरिका ने की, न चाइना ने की,
हम जानते हैं रशिया ने हमारी मदद की है बुरे वक्त पे, तो हमारे दिल में रूस है, तो दिल में रूसेफ, दिल में रूस है, दिल में रूसेफ, ऐसे थोड़ा सा याद हो जाएगा आपको। न्यू डेवलपमेंट बैंक, दिल में रूस है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक से एक अच्छा प्रश्न और बनेगा कि अभी इसका नया मेंबर कौन बन गया, तो आंसर होगा इजिप्ट बन गया। इजिप्ट यानी कि मिस्र, और कौन से नंबर का बना, 9th नंबर का बना। अच्छा, नए मेंबरों से कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूं, ध्यान से सुनना। एक तो अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9th नंबर का नया मेंबर देश बना है, कौन सा, ईरान बना है। और अभी आसियान का 11वां सदस्य देश कौन सा बना, तिमोर लेस्ते बना है। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड बैंक का 189th नंबर का सदस्य देश कौन सा है, नाउरू है। और यूनेस्को का 193rd नंबर का सदस्य देश कौन सा है, साउथ सुडान है। जबकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 190th नंबर का सदस्य देश है अंडोरा। और ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में 5 सदस्य देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और अगर आप पूछोगे कि 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास है, तो साउथ अफ्रीका के पास है। 2022 में चाइना के पास थी, और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा शंघाई, चाइना में। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने, तो आंसर होगा अजय सिंह। एसोचैम मतलब एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो स्पाइस जेट के प्रमुख हैं अजय सिंह, और वे बने हैं इसके नए अध्यक्ष। उन्होंने किनका स्थान लिया, तो रेन्यू पावर के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुमंत सिन्हा, उनका स्थान लिया। वैसे सॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड के जो संस्थापक और अध्यक्ष हैं संजय नायर, वो इसके नए उपाध्यक्ष बने हैं। तो अध्यक्ष तो अजय सिंह हैं, उपाध्यक्ष हो गए संजय नायर। आप जानते हो फसाए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके सीईओ बने गंजी कमलावी राव। नीति आयोग के सीईओ बने पीवीआर सुब्रमण्यम। और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने संतोष कुमार यादव। तो ये नाम भी अभी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है, ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में एक्सिस सिक्योरिटीज के नए एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा प्रणव हरिदासन को। तो अभी प्रणव हरिदासन को अगले 3 सालों के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। वे बी गोप कुमार का स्थान लेंगे। वैसे एक्सिस बैंक की बात करें, जिसकी स्थापना 1993 में यूटीआई बैंक के रूप में हुई थी, लेकिन फिर 2007 में इसका नाम बदल के एक्सिस बैंक कर दिया गया। मुंबई में हेडक्वार्टर है, एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी है। अभी बीपीसीएल के सीएमडी बने जी कृष्ण कुमार, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी बने ललित कुमार गुप्ता, और सीएट के एमडी सीईओ बने अर्नब बनर्जी। ध्यान रखना, ये नाम भी बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो आंसर होगा रणवीर सिंह। तो याद रखना, रणवीर सिंह ये स्टार स्पोर्ट्स जो चैनल है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अभी हमने पढ़ा था रणबीर सिंह ये पेप्सी के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। चलिए फिर बताइए किस पड़ोसी देश ने चीन की मदद से अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया, तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने अभी चाइना की मदद से अपना पहला सबमरीन बेस स्थापित किया है, और इसका नाम है बीएनएस शेख हसीना। इसकी लागत कितनी है, $1.21 बिलियन। फिर बताइए अभी हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंट गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए, तो आंसर होगा कृष्ण प्रकाश। तो ड्राउनिंग प्रिवेंशन अवेयरनेस अभियान यानी कि डूबने की रोकथाम जागरूकता अभियान के तहत आईपीएस अधिकारी हैं कृष्ण प्रकाश, और अभी इन्होंने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंट केव्स तक तैराकी की, और ऐसा करने वाले वे पहले व्यक्ति बन गए हैं। आपको बता दूं 2017 में उन्होंने आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा किया था, जो कि दुनिया के सबसे कठिन खेल प्रतियोगिताओं में से एक है, इसलिए उन्हें आयरन मैन भी कहा जाता है। इसी तरह से संपन्ना रमेश का नाम याद होगा, अभी अंडर 21 कैटेगरी में पाक जलडमरू मध्य यानी कि पाक स्ट्रेट को सबसे तेज पार करने वाले ये भारतीय तैराक बने थे। आरती साहा आप जानते ही हो, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बनी। इन्हें हिंदुस्तानी जलपरी भी कहते हैं। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति या पहले एशियाई व्यक्ति ये थे मिहिर सेन। बार बार बोल रहे इंग्लिश चैनल, क्या है ये अटलांटिक महासागर की एक ब्रांच है, एक शाखा है, जो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है, या यूं कहूं कि उत्तरी सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ती है।
और यहाँ पे जो जल डमरू मध्य स्ट्रेट है उसे डोवर स्ट्रेट कहते हैं। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में भारत का पहला और विश्व का 5वां बॉक्साइट CRM किसने विकसित किया? तो आंसर होगा बार्क और नाल्को ने। नाल्को मतलब नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका मुख्यालय है कोरापुट उड़ीसा में, और बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो याद रखना, अभी हाल ही में भारत की पहली बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री यानी कि सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल ये भुवनेश्वर में जारी की गई। इसे नाल्को ने बार्क के सहयोग से तैयार किया है और इस बॉक्साइट CRM का नाम क्या दिया? बार्क B1201। ये भारत में अपनी तरह का पहला और विश्व में 5वां CRM है। क्या होता है ये CRM? तो जैसा कि फुल फॉर्म से क्लियर है, सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, मतलब ये धातु के ब्लॉक होते हैं, इसे सर्टिफाइड कर दिया जाता है और इसे फिर स्टैंडर्ड के तौर पर यूज किया जाएगा। स्टैंडर्ड के तौर पर, या यूं कह दूं कि रेफरेंस के तौर पर। अच्छा, एल्यूमिनियम किस अयस्क से प्राप्त होता है? तो बॉक्साइट से ही। और याद रखना, भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BIS लाइसेंस किसे मिला? जिंदल स्टील को। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट को अभी लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा टेरन 1। तो एरोस्पेस कंपनी है रिलेटिविटी स्पेस, और इसने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट को अभी अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। हालांकि इसने लॉन्च तो कर दिया था, लेकिन ये ऑर्बिट में स्थापित नहीं हो सका, उससे पहले ये क्रैश हो गया। इसका नाम याद रखना, टेरन 1 था। ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है और इसे अमेरिका की कंपनी ने बनाया है, जिसका नाम मैंने आपको बताया, रिलेटिविटी स्पेस। अब ये वैसे तो विफल रहा, तो इसकी जो भी कमियां थी उससे सीखा जाएगा और उसे ठीक करके अगला जो 3D प्रिंटेड रॉकेट है उसे लॉन्च किया जाएगा। और उसका क्या नाम होगा ये भी मैं आपको बता दूं, उसका नाम टेरन R होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला निजी पायलट इंजन कारखाना कहाँ खोला गया, तो आंसर होगा चेन्नई में। अगर मैं आपसे पूछूं भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम बताइए, विक्रम S है। इसको बनाया स्काईरूट कंपनी ने, और स्काईरूट से याद आएगा, भारत का पहला निजी तौर पर क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया था और इसका नाम क्या था? धवन 1। वैसे भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ से लॉन्च हुआ? तो तमिलनाडु से। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 को जीत लिया है? तो आंसर होगा आलिया मीर ने। तो प्रमुख समाजशास्त्री और वन्यजीव जानवरों के लिए काम करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला आलिया मीर को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। उन्हें जंगली जानवरों के बचाव और रिहाई और घायल जानवरों की देखभाल करने जैसे कार्यों के लिए ये सम्मान मिला है। वे जम्मू कश्मीर से ये पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हैं। नाम क्या है? आलिया मीर उनका नाम है। इसी तरह से बॉम्बे जयश्री का नाम आपने पढ़ा होगा, संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला इनको। और शिव शंकरी ये तमिल लेखक हैं, 2022 के लिए सरस्वती सम्मान मिला उन्हें उनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी 32वां व्यास सम्मान मिला 2022 के लिए उनके उपन्यास पागल खाना के लिए। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे याद होने चाहिए आपको। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर ने किसे साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आंसर होगा शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, इनको बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है। वे बांग्लादेश के संस्थापक नेता, या यूं कहूं कि प्रथम राष्ट्रपति थे, और इन्हें बांग्लादेश का जनक भी कहा जाता है। और अभी उन्हें उनकी ट्रायोलॉजी अनफिनिश्ड मेमोयर्स, द प्रिजन डायरीज और द न्यू चाइना 1952 के लिए ये विशेष साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसने किया? फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर ने। और इसकी बात करेंगे तो इसकी स्थापना होती है 1987 में, और इसकी स्थापना साहित्य और कला के माध्यम से सार्क देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान से आपको याद दिला दूं, यूनेस्को ने
इनके नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी शुरू किया है। आप जानते हो अभी केरल का सर्वोच्च सम्मान केरल ज्योति किसे मिला? एमटी वासुदेवन नायर को। 2023 का मार्कोनी पुरस्कार किसे मिला? हरि बाल कृष्णन को। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार मिला है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा असम। तो असम का पाठशाला स्थित एनजीओ है जिसका नाम है तपोवन, जो विशेष जरूरत वाले बच्चों और ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करता है। और इसी को स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में बच्चों के चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा दिया जाता है। इस एनजीओ की बात करें तो संस्थापक अध्यक्ष हैं कुमुद कलिता। स्थापना हुई थी सन 2005 में। वैसे एनजीओ से एक डे भी याद आएगा आपको, वर्ल्ड एनजीओ डे, वो 27 फरवरी को होता है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में टेक्सास यूनिवर्सिटी ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? तो आंसर होगा नवीन जिंदल को। तो अभी जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन हैं नवीन जिंदल, जिनको यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। और इस तरह से इतिहास में ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें ये सम्मान मिला। इनसे पहले अमेरिकी तुर्की जीव वैज्ञानिक अजीत सेंकर को ये सम्मान मिला था 1977 में, जिन्हें 2015 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। वैसे सज्जन जिंदल की बात करेंगे तो जेएसडब्ल्यू ग्रुप के सीएमडी है और अभी उनको EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया था। अभी पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार मिला ABK प्रसाद को और मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला डॉक्टर पेजी मोहन को। तो ये नाम भी न्यूज में थे, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं 1 अप्रैल 2023 से यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर कितना प्रतिशत का चार्ज देना होगा? तो आंसर होगा 1.1%। तो अभी सरकार के द्वारा यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया है। मतलब यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर पीपीआई यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट शुल्क लगाया जाएगा। तो इसके तहत पीपीआई के जरिए 2000 रुपए से ऊपर के यूपीआई भुगतान पर 1.1% का चार्ज देना होगा। और पीपीआई मतलब यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि वॉलेट या कार्ड के जरिए अगर आप मर्चेंट को, व्यापारियों को यूपीआई पेमेंट करते हो तो 1.1% की इंटरचेंज फीस लगेगी। और ये फीस, ये चार्जेस व्यापारियों को, मर्चेंट को देने होंगे, आपको, हम जैसे आम नागरिकों को नहीं देने होंगे। और ये जो नियम है ये 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गया। एक बार फिर समझते हैं हमने क्या कहा, उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपके पास पेटीएम आप यूज करते हो और पेटीएम का वॉलेट होता है, तो आप अपने पेटीएम के वॉलेट में पैसे डाल के रखते हो, 5000 2000 जो भी आपने डाला, और फिर जो भी आपको पेमेंट करने होते हैं उस वॉलेट से आप पेमेंट कर देते हो। जैसे आप किसी दुकान पे गए, कुछ सामान आपने परचेज किया, 2000 रुपये से ज़्यादा का आपने कोई भी सामान परचेज किया और उस दुकानदार को आपने अपने पेटीएम वॉलेट से वो पैसे ट्रांसफ़र किए, तो उसके ऊपर 1.1% की इंटरचेंज फीस लगेगी। और वो फीस, वो चार्ज मर्चेंट को देना होगा, आपको नहीं देना है। और वो व्यापारी, वो मर्चेंट, वो चार्ज देगा किसको? तो उस वॉलेट को या कार्ड जारीकर्ता को, जो हमारे एग्जाम्पल में जैसे पेटीएम वॉलेट है। इतनी सी ये बात है। और अगर आप सोच रहे हो कि जैसे कि हम बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करते हैं, वॉलेट से नहीं करते, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र यूपीआई करते हो आप, तो फिर कोई भी किसी को चार्ज नहीं देना है, ये ध्यान रखना। तो मैक्सिमम चार्ज ध्यान रखना कितना प्रतिशत, 1.1%। कितने से ऊपर? 2000 रुपये से ऊपर, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने देश में पहली बार कहीं भी कैशलेस सुविधा शुरू की? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। तो अभी देश में पहली बार आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने किसी भी अस्पताल में कैशलेस सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अपने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों के लिए कहीं भी कैशलेस सुविधा को शुरू किया है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, इसका मुख्यालय मिलेगा आपको मुंबई में। अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इसने नया स्वास्थ्य बीमा वर्टिकल लॉन्च किया था
और हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान भी इसी ने लॉन्च किया था। LIC की बात करें, अभी धन संचय योजना इसने शुरू की थी, तो ये ध्यान रखना, इसका उत्तर होगा ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन ये कहाँ किया गया? तो आंसर होगा वाराणसी में। तो अभी आपको पता है 24 मार्च को था वर्ल्ड टीबी डे, तो उसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया। और टीबी से संबंधित कुछ प्रश्न मैंने आपको कराए थे, जैसे कि दुनिया में टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2030 है, लेकिन भारत में 2025 है। चलिए फिर बताइए, अभी मार्च 2023 में भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहां पे हुआ? तो आंसर होगा पुणे में। तो भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन अभी 28 मार्च 2023 को पुणे में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि हमारे रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह, और ये इन देशों के सेना प्रमुखों का अब तक का पहला सम्मेलन था। पहला था इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना कहाँ हुआ? पुणे में। और हमने पढ़ा था पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में ही F इंडेक्स एक्सरसाइज अभी हुआ था मार्च में। इसमें 20 अफ्रीकी देश थे और भारत था। चलिए फिर बताइए, हाल में दूरसंचार विभाग ने पहला अंतरराष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी दूरसंचार विभाग ने नई दिल्ली में पहला अंतरराष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन का आयोजन किया, और हमारे जो संचार मंत्री कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। अभी आपको याद है हमने 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया था, तो उसी के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को शुरू किया। अब क्या होगा इस योजना में? तो इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 5 साल के भीतर 2 लाख एकड़ निजी भूमि पर इमारती व औषधीय वृक्ष तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके लिए मतलब पौधे के रोपण के लिए किसानों को 50% सब्सिडी भी दी जाएगी। इसके अलावा किसानों को 3 साल तक प्रति एकड़ 10,000 रुपये बोनस भी दिया जाएगा। तो इस योजना के माध्यम से किसानों की इनकम में भी वृद्धि होगी, और जब पेड़ बड़े हो जाएंगे, कटने लायक हो जाएंगे, तो उनकी लकड़ी और उनकी छाल वगैरह को बिकवाने की जिम्मेदारी भी सरकार की ही होगी। तो यह है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। चलिए फिर बताइए, हाल ही में पर्यावरण मंत्री ने कहां अरावली ग्रीन वॉल परियोजना को शुरू किया? तो आंसर होगा गुरुग्राम। कौन है पर्यावरण मंत्री? भूपेंद्र यादव है, जिन्होंने अभी 26 मार्च 2023 को हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली ग्रीन वॉल परियोजना को शुरू किया है। तो क्या है इस परियोजना में? तो इसमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र को हरा भरा बनाने की ये एक बड़ी पहल है। इसके अलावा उन्होंने मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए राष्ट्र कार्य योजना का भी अनावरण किया, उसे लॉन्च किया। तो ये योजना क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरकता और जलवायु के लचीलेपन में भी सुधार करेगी। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? चलिए फिर बताइए, हाल ही में गॉर्डन मूर का निधन हो गया, वे किस कंपनी के सह संस्थापक थे? तो आंसर होगा इंटेल। तो इंटेल कंपनी की स्थापना हुई थी 1968 में। 2 जनों ने मिलकर की थी, एक तो ये थे गॉर्डन मूर और एक थे रॉबर्ट नॉइस। और आपको साथ में बता दूं कि गॉर्डन मूर को 1965 में उनकी अवलोकन के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है, जिसे मूर का कानून के नाम से जाना जाता है, जो ये कहता है कि माइक्रोचिप पर ट्रांजिस्टरों की संख्या हर 18 से 24 महीनों में दोगुनी होनी चाहिए, जबकि उत्पादन की लागत कम होनी चाहिए। गॉर्डन मूर ये अमेरिकी थे, तो इनका नाम याद रखना आप, इंटेल के सह संस्थापक थे ये। हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में कूनो नेशनल पार्क में लाई गई मादा चीते की मौत हो गई, उन्हें किस देश से लाया गया था? तो आंसर होगा नामीबिया। तो अभी आपको याद हो तो अभी हम 2 बार चीते लेकर के आए,
एक तो नामीबिया से लाए थे 2022 में सितंबर में 8 चीते लाए थे। उन 8 में 5 मादा थी और 3 नर थे। तो उनमें से एक मादा चीता थी जिसका नाम साशा रखा था और उसका भी गुर्दे की बीमारी के कारण निधन हो गया। कब लेकर के आए थे वैसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब बर्थडे होता है 17 सितंबर 2022 को। फिर उसके बाद अभी कुछ समय पहले ही साउथ अफ्रीका से हम 12 चीते लेकर के आए। उनको भी हमने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ही छोड़ा। तो याद रखना, मादा चीते का निधन हुआ, साशा उसका नाम था। कहाँ से लाए थे? नामीबिया से लाए थे। नामीबिया जिसकी कैपिटल विंडहॉक है, करेंसी है नामीबियन डॉलर। अच्छा, वैसे भारत में अंतिम चीते की मृत्यु ये कब हुई थी? 1947 में हुई थी, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में। उसके बाद 1952 में इसे देश से विलुप्त घोषित कर दिया था। फिर उसके बाद सरकार ने टारगेट रखा कि हम साउथ अफ्रीका से 100 से अधिक चीते लाएंगे। अगले 10 से 12 सालों के अंदर हर साल 12 चीते लेकर के आएंगे। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु सरकार ने थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है। यह अभ्यारण्य तमिलनाडु के इरोड जिले में है। अब ध्यान देना, यह है थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। एक पेरियार अभ्यारण्य आप पढ़ोगे वो आपको केरल में मिलेगा, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। बाकी मधुमलाई नेशनल पार्क आपको तमिलनाडु में ही मिलेगा। गुंडई नेशनल पार्क हो गया, अन्नामलाई नेशनल पार्क जिसे इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ये तमिलनाडु में ही है। एक मुक्कुर्ती नेशनल पार्क भी है, ये आपको तमिलनाडु में ही मिलेगा। और दो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स मैं आपको और बताऊंगा, जैसे कि अभी भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना, या यूं कह दूं कि उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व बना है। ये उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व ये कौन सा बना, तो आंसर होगा तराई एलिफेंट रिजर्व। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई पर नेशनल पार्क कौन सा है, तो हेमिस नेशनल पार्क है। ये आपको मिलेगा लद्दाख में। और सबसे छोटा क्षेत्रफल वाइज, एरिया वाइज सबसे छोटा नेशनल पार्क ये साउथ बटन नेशनल पार्क है, जो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट की श्रृंखला में दूसरा जहाज कौन सा है जिसे अभी लॉन्च किया गया, तो आंसर होगा आईएनएस एड्रॉथ। तो अभी आईएनएस एड्रॉथ को कोलकाता में लॉन्च किया गया। आईएनएस मतलब इंडियन नेवल शिप, भारतीय नौसेना पोत। और ये 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट की श्रृंखला में दूसरा है। तो पहला कौन सा था? आईएनएस अर्नला, आपने पढ़ा होगा, कुछ समय पहले ही अभी से लॉन्च किया गया था। बाकी आईएनएस एड्रॉथ की बात करें तो इसका जो नाम है ना, ये लक्षद्वीप द्वीप समूह में सबसे बड़े और सबसे लंबे एड्रॉथ द्वीप से लिया गया है, जिसे एड्रॉथ भी कहा जाता है। और इसका निर्माण कहाँ किया गया या किसने किया, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अरुधरा क्या है, तो आंसर होगा मध्यम शक्ति रडार है। एक्चुअली में अभी रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 3700 करोड़ रुपए के 2 समझौते किए। एक समझौता है मध्यम शक्ति रडार अरुधरा के लिए और दूसरा है 129 DR 118 रडार वार्निंग रिसीवर्स के लिए। तो इन दोनों रडार सिस्टम से वायुसेना की निगरानी, पहचान और ट्रैकिंग क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो अरुधरा पूछा जाए कि क्या है, मध्यम शक्ति रडार है ये। फिर बताइए, अभी मार्च 2023 में इसरो ने वनवेब इंडिया 2 मिशन के तहत कितने उपग्रहों को लॉन्च किया है, तो आंसर होगा 36। तो अभी इसरो ने 26 मार्च को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ना, वहां से 36 उपग्रहों को, सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। और ये कौन सा मिशन है? वन वेब इंडिया 2 मिशन। और किस लॉन्च व्हीकल या रॉकेट के जरिए, तो LVM-3 मतलब हो गया लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये इसरो का सबसे भारी रॉकेट है। और ये 36 सैटेलाइट्स किस कंपनी के हैं? वन वेब कंपनी के। ये ब्रिटेन की कंपनी है। आपको याद होगा
पिछले साल भी हमने पढ़ा था कि इसरो ने वनवेब के 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किए थे और अभी एक बार फिर 36 कर दिए, यानी कि टोटल कितने कर चुके हैं हम? 72 सैटेलाइट्स इसके लॉन्च कर दिए हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 29 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल में मध्य प्रदेश के किस जिले के सुंदरजा आम को जीआई टैग दिया गया? तो आंसर होगा रीवा। तो अभी मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सुंदरजा आम को जीआई टैग दिया गया है। सुंदरजा आम को रीवा जिले की एक जिला एक उत्पाद योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में भी शामिल किया गया है। अच्छा, इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुरैना की गजक को भी अभी जीआई टैग दिया गया और छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नागरी दूबराज चावल को भी जीआई टैग मिला है। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना के द्वारा वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन कहां किया गया? तो आंसर होगा पूर्वी क्षेत्र में। तो इस अभ्यास का नाम है वायु प्रहार। किन किन के बीच हुआ? भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच में। कहां पे? पूर्वी क्षेत्र में। और इस अभ्यास का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों में हवाई हमलों के समय थल सेना की गतिविधियों के संचालन की क्षमता में वृद्धि करना, मतलब दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना। चलिए फिर बताइए, मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी 357 रुपए देने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा हरियाणा। अच्छा, पहले हम समझते हैं नरेगा क्या है। नरेगा यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। यह अधिनियम 2005 में आया और इसकी शुरुआत सबसे पहले 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावाली जिले के अनंतपुर गांव में शुरू हुआ और 2008 में पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया और फिर 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। तो क्या होता है इसमें? केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार की गारंटी देती है और नरेगा अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत केंद्र सरकार मजदूरी की दर भी निर्धारित करती है और अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसकी दर में संशोधन किया है और हर राज्य में अलग अलग बढ़ोतरी हुई है रेट की। 7 रुपए से लेकर के 26 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। तो 3 पॉइंट यहां से याद रखना। पहला कि सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो अब वहां की मजदूरी दर कितनी है? प्रतिदिन की बात कर रहे हैं, 255 रुपए है, 255 रुपीज। वहीं सबसे ज्यादा मजदूरी देने वाला राज्य ये हरियाणा है। पर डे यहाँ पे जो मजदूरी मिलती है 357 रुपीज है। और सबसे कम मजदूरी देने वाले राज्यों में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, 221 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से देते हैं। तो ये 3 फैक्टर आप याद रख लेना, 3 पॉइंट्स याद रख लेना। अच्छा, इसी तरह से अभी मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 रिपोर्ट भी आई थी। उसमें बताया गया था कि दूध उत्पादन में बात करेंगे कौन सा राज्य टॉप पर है? तो राजस्थान है। वहीं अंडे के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पर है। मांस के उत्पादन में महाराष्ट्र टॉप पर है। तो ऊन के उत्पादन में राजस्थान टॉप पर है। ये डेटा भी आप जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट मार्क करना इसे। हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य के चुनाव आयोग ने मंजमा जोगाटी को मतदान चिन्ह के रूप में चुना है? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक राज्य के चुनाव आयोग ने मंजमा जोगाटी को एक मतदान चिन्ह के रूप में चुना है, जो अधिक से अधिक ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को पंजीकृत करने और वोट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। वैसे जोगाटी के साथ साथ क्रिकेटर राहुल द्रविड़ और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता चंद्रशेखर कंबर को भी मतदान एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य के गंधमर्दन पहाड़ियों को देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो उड़ीसा की गंधमर्दन हिल रेंज को भारत का 37वां नंबर का जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है और इन गंधमर्दन पहाड़ियों को आयुर्वेद का स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये भारत का 37वां है और उड़ीसा का 3रा है। तो उड़ीसा के पहले 2 जैव विविधता विरासत स्थल कौन कौन से रहे? तो एक तो कंधमार, जहाँ की हल्दी बड़ी फेमस है, कंधमार की हल्दी को जीआई टैग मिला था, याद है ना, वही। और एक महेंद्रगिरी की पहाड़ियां, और अब ये हो गई गंधमर्दन पहाड़ियां। अच्छा, ये भारत का 37वां है। तो भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा बना था? कर्नाटक का नल्लूरी इमली गांव 2007 में बना था। और इससे पहले 36 नंबर का बना था
लद्दाख का जो पहला था, देश का तो 36 नंबर का और लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल रहा याया तसो झील। और जैव विविधता से कुछ पॉइंट्स याद करवा रहा हूं, देखना। जैसे कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को। और जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष का है? 2002 का। अच्छा, जैव विविधता संबंधित कोप 15 ये कहां पे हुआ था? मॉन्ट्रियल कनाडा में। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? अमेजन वर्षावनों में, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। वैसे पृथ्वी की किडनी किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, पढ़ा है हम लोगों ने। अच्छा, अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा कोलकाता। और मैं अगर पूछूं कि जैव विविधता के जनक के रूप में कौन मशहूर थे जिनका कुछ समय पहले निधन हो गया? तो आंसर होगा E.O. विल्सन। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए हैं ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। पढ़ते आके चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में उड़ीसा के रग्बी स्टेडियम का नाम किसके नाम पे रखा गया? तो आंसर होगा राहुल बोस। तो उड़ीसा के एक रग्बी स्टेडियम का नाम अभिनेता राहुल बोस के नाम पे रखा गया। राहुल ने 11 सालों तक भारत के लिए रग्बी खेला है और वे अब रग्बी इंडिया फुटबॉल यूनियन के अध्यक्ष हैं। अच्छा, स्टेडियम से आपको याद आएगा, अभी हमारी जो हॉकी प्लेयर है रानी रामपाल, इनके नाम पे रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया। वैसे भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम आपको उड़ीसा में मिलेगा, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया। और आपको याद है अभी 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप यहीं पे हुआ था, इस स्टेडियम में। कौन से नंबर का था वो? 15वें नंबर का था। उसमें पहले स्थान पे जर्मनी रहा तो दूसरे पे बेल्जियम रहा। बाकी मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया। अच्छा, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पे रखा गया? सुनील गावस्कर के नाम पे। और बाईचिंग भूटिया के नाम पे नामची सिक्किम में एक फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है, वो आप जानते ही हो। और गुजरात के मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पे किया गया था। ये जो मोटेरा स्टेडियम है ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और लखनऊ का जो इकाना स्टेडियम है उसका नाम अटल बिहारी के नाम पे रखा गया था। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना जरूर। बढ़ते आगे चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस आईआईटी ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस डेवलप किया? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। तो याद रखना, अभी आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने एक 3D कागज आधारित पोर्टेबल डिवाइस तैयार किया है जो 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगा सकता है। और इसके बारे में आपको बताऊं तो इस नई तकनीक का प्रयोग आप घर में भी कर सकते हो। और मिलावट के परीक्षण के लिए केवल 1 मिलीलीटर सैंपल चाहिए आपको, ज़्यादा भी दूध नहीं चाहिए। 1 मिलीलीटर सैंपल दे दो, उसमें काम हो जाएगा। ये डिवाइस डिटर्जेंट, साबुन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यूरिया, स्टार्च, नमक और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे अलग अलग सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले मिलावटी एजेंटों का पता लगा सकता है। तो इसे डेवलप किया है आईआईटी मद्रास ने। और आईआईटी मद्रास से याद दिलाऊं, इसने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था। अभी आईआईटी मद्रास से याद आएगा, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 यहाँ मनाया गया। और आईआईटी मद्रास ने वॉर्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता था। इसे शिक्षा का ऑस्कर कहा जाता है। आईआईटी मद्रास ने ही एक रोबोट होमोसेप्ट डेवलप किया था सेप्टिक टैंक की सफाई करने के लिए। और आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण भी किया। और आईआईटी मद्रास ने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर नियो बोल्ट भी डेवलप किया था। बाकी आईआईटी हैदराबाद की बात करें तो इसने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब पोर्टल लॉन्च किया था, जिसका नाम रखा था स्वराजबिलिटी। और आईआईटी हैदराबाद ने कृषि कचरे से बनी जैव ईंटों से भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किया था आईआईटी हैदराबाद में ही। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आईआईटी हैदराबाद में टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर तिहान का उद्घाटन भी किया था। यहाँ पे ड्रोन से संबंधित विकास कार्य होंगे। और आईआईटी दिल्ली की बात करें तो दुनिया का सबसे छोटा वेयरेबल एयर प्यूरिफायर इसने लॉन्च किया था, जिसका नाम रखा था नासो 95। और आईआईटी से एक प्रश्न और बनेगा कि भारत के बाहर अपना पहला आईआईटी कहाँ बनेगा? यूनाइटेड अरब अमीरात में। ध्यान रखना। बढ़ते आगे चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में प्राचीन मोती शहर कहाँ पे खोजा गया?
तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो यूनाइटेड अरब अमीरात के सिनियाह द्वीप पर फारस की खाड़ी का सबसे पुराना मोती शहर खोजा गया है। यहाँ मोती को प्राकृतिक तौर पर पैदा किया जाता था, इसीलिए इसे मोती शहर कहा गया। और यहाँ पे जो घर है ये चूने के गारे से बने हुए मिले हैं। अगर मैं आपसे पूछूं अभी लक्सर का खोया हुआ सोने का शहर कहाँ पे खोजा गया, तो आंसर होगा मिस्र में। मिस्र यानी कि इजिप्ट। फिर बताइए मार्च 2023 में कौन सा देश शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गया, तो आंसर होगा सऊदी अरब। तो याद रखना सऊदी अरब ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक संवाद भागीदार के रूप में शामिल होने की घोषणा की है। संवाद भागीदार यानी कि डायलॉग पार्टनर, मतलब सऊदी अरब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठकों में उसकी गतिविधियों में भाग लेगा, लेकिन संगठन का पूर्ण सदस्य नहीं होगा। अच्छा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसकी स्थापना होती है सन 2001 में। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बीजिंग चाइना में। वैसे टोटल मेंबर कंट्रीज इसके 8 हैं। कौन कौन है? भारत, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। भारत और 2017 में शामिल हुए थे और अभी इसका 9th नंबर का मेंबर बना है ईरान, वो भी ध्यान रखो। और वैसे 2023 में इसकी अध्यक्षता शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता ये भारत के पास है। भारत के पास तो G20 की भी अध्यक्षता है। और अगर आपसे पूछे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल कौन सी बनी 2022-23 के लिए, वाराणसी। और अभी याद रखना अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का 36वां संस्करण हुआ हरियाणा के फरीदाबाद में। उसमें थीम स्टेट था हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है वो, और पार्टनर कंट्री है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य देश है वो। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछे आसियान का 11वां सदस्य देश कौन सा बना, तो आंसर होगा तिमोर लेस्ते। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9th नंबर का नया सदस्य देश बना है मिस्र यानी कि इजिप्ट। वैसे वर्ल्ड बैंक का 189th नंबर का सदस्य देश नाउरू है। यूनेस्को का 193rd नंबर का सदस्य देश है साउथ सुडान। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 190th नंबर का है अंडोरा। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग से सम्मानित किया गया। तो ये टैग कांगड़ा चाय को यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त करने में मदद करेगा। वैसे इस कांगड़ा चाय को भारतीय जीआई टैग कब मिला था? 2005 में मिला था। चलिए फिर बताइए मार्च 2023 में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया, इसका नाम बताओ, तो आंसर होगा अमोघा 3rd। तो अभी भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने एक फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा 3rd का सफल परीक्षण किया है। इसकी रेंज 200 मीटर से 250 मीटर तक है। बात करें अगर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की स्थापना होती है 1970 में, CMD इसके कोमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा है।